आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के अगले येट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. In this chapter, we will be covering the following topics: introduction, metals, non-metals, extraction of metals, and corrosion. So without any further delay, let's get started. Forces around us. Now, there are two major forces that act around us. हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग्स में ऐसी दो मेजर फोर्सेस हैं जो काम करती हैं. सबसे पहली ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स एट मैक्रो लेवल. मैक्रो लेवल मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे, एक बहुत बड़े पैमाने पे जो फोर्स काम करती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है. वेयर एज माइक्रो लेवल पे जो फोर्स काम करती है, छोटे लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फोर्सेस अराउंड अस आर ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया, मैक्रो लेवल पे, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइक्रो लेवल पे. अब अगर हम इनके फॉर्मूलाज को डिस्कस करें तो हमें इनके बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा. ग्रेविटेशनल फोर्स इज m1 इंटू m2 अपॉन r2, यानी कि यहां पे m और m2 ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास हैं, वेयर एज r2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ये निकाला जा सकता है उनके मासेस के प्रोडक्ट से, और अगर उसे डिवाइड कर दिया जाए उनके डिस्टेंस के स्क्वायर से, एंड उन्हें एक कांस्टेंट टर्म यानी कि ग्रेविटेशनल टर्म से मल्टीप्लाई किया जा सकता है. वेयर एज अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाली जाती है चार्ज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड चार्ज ऑफ सेकंड एलिमेंट, इन दोनों को कंबाइन करके इनके जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर निकाल के. F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R2, और यहां पे जो K है दैट इज अ कांस्टेंट टर्म. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वे टू पावरफुल देन ग्रेविटेशनल फोर्स. अब चाहे हम उसे अपने एग्जिस्टेंस में फील नहीं कर सकते, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि एटॉमिक लेवल पे काम करती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज्यादा इफेक्टिव और कहीं ज्यादा पावरफुल होती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच की. दिस इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम स्पेसिफिकली. अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं हाइड्रोजन एटम को, नाउ एज वी ऑलरेडी नो प्रोटॉन इज अ स्टैटिक चार्ज, तो जो सेंटर में न्यूक्लियस पे स्टैटिक चार्ज है वो प्रोटॉन है, वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स हैव अ टेंडेंसी टू मूव इन अ फिक्स्ड पाथ, तो जो मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है. अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह कभी भी नहीं बदलते, तो बेसिकली ऐसी कोई तो फोर्स है जो इन्हें इनकी जगह पे मौजूद रख रही है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is that particular force which helps them to hold their positions. Whereas जैसा कि हम देख पा रहे हैं हाइड्रोजन एटम को, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, बट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करती है, एक बार इसके बारे में देखते हैं. नाउ ऑल ऑफ यू मस्ट बी फेमिलियर विद द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम यानी कि जब सन के आसपास में जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं. लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि ये सारे प्लैनेट सन से एक फिक्स डिस्टेंस पे ही रिवॉल्व करते हैं. जैसे मर्क्यूरी सबसे आगे है तो उसका डिस्टेंस सन से शॉर्टेस्ट है, बट कहीं पे भी वो डिस्टेंस कम या ज्यादा नहीं होता. वो रिवॉल्व करता है तो वो उस फिक्स डिस्टेंस पे ही रिवॉल्व करता है. अगर हम उसके आगे बात करें अर्थ की, वीनस की, मार्स की, ऐसे सारे जो भी प्लैनेट्स हैं
ये अपने रेस्पेक्टिव फिक्स डिस्टेंस के ऊपर ही सन के ट्रेवल करते हैं या रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा कोई पाथ बना हुआ है जिसके ऊपर ये रिवॉल्व करते हैं, या फिर वो एक फिक्स दूरी जो है ये कभी भी कम या ज्यादा क्यों नहीं होती? दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स। अब जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मैक्रो लेवल पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है? इनकी पोजीशन को होल्ड करके रखने में मदद करती है। अब ज्योग्राफी में हम इस कॉन्सेप्ट को ऑर्बिट्स की तरह समझते हैं कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं सन के आसपास में। अब ये ऑर्बिट जो है वो वाकई में सोलर सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, बट हमने इसको अज्यूम किया है, ये एक इमेजिनरी पाथवे है फॉर प्लैनेट्स। क्यों? क्योंकि वो इस फिक्स पाथवे को कभी नहीं छोड़ते। अब ये सेम कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अप्लाई करते हैं, बट थोड़ा अलग तरीके से। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा प्रोटॉन जो है वो स्टैटिक चार्ज है, इट विल नॉट मूव, वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूविंग चार्ज होता है, तो दे विल कीप ऑन मूविंग। अब इलेक्ट्रॉन्स का भी क्या चीज है कि वो भी एक फिक्स डिस्टेंस पे ही रिवॉल्व कर सकते हैं अराउंड प्रोटॉन। ऐसे फिक्स डिस्टेंसेस हमें एक एटम के अंदर नियरली 4 मिलते हैं। तो बेसिकली हमने उन चारों फिक्स डिस्टेंसेस को जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उन्हें एक नाम दे दिया है शेल। नाउ व्हाट इज अ शेल? शेल इज एन इमेजिनरी गैप between electrons flowing in an atom which are known as shells। एक इमेजिनरी गैप जो कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रहता है जब वो फ्लो करते हैं एक एटम के अंदर। There are 4 different shells present, namely K, L, M and N respectively। 4 अलग अलग तरीके के शेल्स मौजूद हैं, K शेल, L शेल, M and N। No electron can move above or below these number of shells of electron। कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो इनसे ज्यादा ना तो इनसे कम मूव कर सकता है। They are moving exactly in these shells। वो exactly इन सेल्स के अंदर ही मूव करते हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या हर एक शेल में कितने भी चाहे इलेक्ट्रॉन्स उतने रह सकते हैं? नहीं, हर एक शेल की अपनी अलग कैपेसिटी है टू होल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चीज हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? एक फॉर्मूला है, हर एक शेल के अंदर 2n² इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वेयर एज n इज द नंबर ऑफ शेल्स। जैसे पहली शेल नंबर 1, तो 2 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स पहली शेल के अंदर रह सकते हैं। सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली। बेसिकली हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि हर एक शेल एक जॉब है, एक पोस्ट है जिसके लिए रिक्रूटमेंट्स जारी किए गए हैं। अब उम्मीदवार बहुत सारे हैं, कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, बट सीट्स जो हैं वो लिमिटेड है। के नाम की पोस्ट के लिए सिर्फ 2 सीट्स हैं, एल नाम की पोस्ट के लिए सिर्फ 8 हैं और एम नाम की पोस्ट के लिए 18 हैं। तो बेसिकली नंबर ऑफ सीट्स आर फिक्स्ड, उसमें कोई भी कटौती या कम ज्यादा नहीं हो सकता है। There is some sort of nuclear energy present inside the atom which holds up electrons, neutrons and protons inside the atom। अब हर एक एटम के अंदर ऐसी कोई ना कोई एनर्जी प्रेजेंट होती है जो इन इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को विद इन द एटम होल्ड करके रखने में मदद करती है। Since the force of attraction between charged particle is more, electrostatic force is also required for the movement of electrons from one particular atom to another atom। अब क्योंकि इन सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिक्वायर्ड होती है हमें एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन में मूव करने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को of holding electrons, neutrons and protons inside the atom, it is known as quantum mechanics। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक एटम के अंदर ही बांधे रखने को
होल्ड करके रखने को क्वांटम मैकेनिक्स बोला जाता है। अब हम लोग ये सब कुछ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जनरली हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन तक कैसे जाता है, यानी कि एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट कैसे बन सकता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जनरली एलिमेंट्स का फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है। जैसे हमारे सामने अगर हम एग्जांपल में देखें सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तब जाके क्लोरीन जो है वो एक कंप्लीट कंपाउंड बना। सो बेसिकली दिस इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। इस चीज को इसीलिए जरूरी माना जाता है क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग कंपाउंड्स इसी तरीके से बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मेशन में या एग्जिस्टेंस में आते हैं। एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एन एलिमेंट is a substance which cannot be split up into two or more simpler substances by using chemical methods, that is applying heat, light and electrical energy on them. एलिमेंट वो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, जिन्हें दो अलग अलग सिंपल सब्सटेंसेस में बांटा नहीं जा सकता। ये किसी भी केमिकल मेथड मतलब चाहे हम इनके ऊपर लाइट एनर्जी का इस्तेमाल कर लें, चाहे हीट एनर्जी का इस्तेमाल कर लें, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये अपने आप को बांटते नहीं है, स्प्लिट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल मेथड। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हम तोड़ नहीं सकते या स्प्लिट नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस में किसी भी केमिकल मेथड के द्वारा। एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एक ही तरीके के एटम्स मिलके एलिमेंट बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो एटम्स साथ में जुड़ जाएं तो वो O2 ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल एक एलिमेंट बनाएंगे। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं। अब इन्हें हम अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जनरली हमारे आसपास में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, चाहे वो नेचुरली अकरिंग है, चाहे वो मैन मेड है, उन्हें हम दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। वो कौन सी दो कैटेगरीज हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने देखा कि हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं वो कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करती हैं, तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करती हैं उन्हें एक कैटेगरी में डाल दो, और जो वो प्रॉपर्टीज नहीं शो करती उन्हें दूसरे कैटेगरी में डाल दो। तो इस तरीके से ये जो क्लासिफिकेशन है ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फाइनली अराइज्ड। नाउ ये जो चेंज है, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये किस बेसिस पे किया जा रहा था? ये दो चीजों के बेसिस पे किया जा रहा था, दैट वर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? इट इज अ प्रॉपर्टी दैट कैन बी फिजिकली सीन और टच्ड। ये किसी भी तरीके के फिजिकल चेंज के कारण हमें देखने को मिलती है। वेयर एज केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस से ऑब्टेन होती हैं। जब एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करता है तब जाके जो प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं, दे आर नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है दो मेन ग्रुप्स के अंदर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब एक तीसरा सब ग्रुप भी इसका बनाया गया है, दैट इज नोन एज मेटलॉइड्स। जनरली जो चीजें मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज शो करती हैं, दे आर कैटेगराइज्ड इन मेटलॉइड्स। उन्हें मेटलॉइड्स की कैटेगरी में डाला जाता है। अब ये क्या है, इनके बारे में हम एक एक करके इन डेप्थ पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एलिमेंट मेटल्स के बारे में। अब मेटल्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम
इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं कि मेटल्स डिस्कवर कब किए गए थे। तो ये बात है कुछ ओल्ड स्टोन एज की, जहाँ पे जो अर्ली मैन हैं या प्रिमिटिव मैन हैं वो ट्राइब्स में रहते थे। दे यूज टू हंट एंड ईट द एनिमल्स एंड दे यूज टू मेक वेपन्स फ्रॉम टूल्स एंड बोन्स ऑफ द एनिमल्स। ऐसे टाइम में उन लोगों का लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके का ही रहता था। इस दौरान कुछ अर्ली मैन जंगल में अगेन कुछ स्टोन्स को एक्सप्लोर करने गए। वहां उन्हें एक स्टोन मिला जो बाकी स्टोन से अलग लग रहा था। एक ऐसा स्टोन जो बाकी स्टोन्स के मुकाबले ज्यादा हार्ड और ज्यादा शाइनी था। उन्होंने इस स्टोन को तोड़ने की कोशिश की और देखा कि ये स्टोन टूट नहीं रहा था इतना आसानी से। एंड दे फाउंड इट रियली वियर्ड एंड इंटरेस्टिंग। आफ्टर दैट उन्होंने उस स्टोन को एक और बड़े रॉक से तोड़ने की कोशिश की। वो स्टोन टूटा नहीं, पर उसकी शेप जो है वो बदल गई। वो एक थिन फ्लैट शीट में बदल गया। अब प्रिमिटिव मैन के लिए ऐसा स्टोन एक बहुत हैरान कर देने वाली चीज थी। वो लोग काफी हैरान थे। एक ऐसा पत्थर जो बाकी पत्थरों के मुकाबले कहीं ज्यादा शाइनी है और कहीं ज्यादा हार्ड है, और जब उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है तो वो टूट नहीं रहा है, लेकिन उसकी शेप बदल रही है। उस पत्थर को फिर उन्होंने आग में जलाने की कोशिश की और देखा कि वो आग में छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहा है या फैल रहा है। अर्ली मैन ने इस पत्थर के छोटे से टुकड़े को अलग कर करके इसके टूल्स बनाना शुरू किए। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब दुनिया को मेटल के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला कि हां, कोई ऐसी चीज भी मौजूद है हमारे दुनिया में। गोल्ड वॉज द वेरी फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड इन 6000 BC। उसके बाद कॉपर, सिल्वर, लेड, टिन, आयरन, मर्क्यूरी रेस्पेक्टिवली। ये सारे एटम्स उसके बाद धीरे धीरे डिस्कवर होते गए या एग्जिस्टेंस में आए। मेटल्स। अब मेटल्स की डेफिनेशन क्या रही? मेटल्स, अब प्रिमिटिव मैन की डिस्कवरी के हिसाब से मेटल की डेफिनेशन बनती है कि मेटल एक हार्ड एंड शाइनी सब्सटेंस है which can change its shape without breaking down and which can conduct heat energy। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, इस चीज के ऊपर और ज्यादा रिसर्च की गई, मेटल की डेफिनेशन भी बदल गई। प्रिमिटिव मैन से हम साइंटिस्ट्स के टाइम में आ गए और उन्होंने इस चीज के ऊपर और ज्यादा रिसर्च करके ये कंक्लूड किया कि मेटल वो एलिमेंट्स हैं that are hard and shiny substances that conduct heat and electricity, that are malleable, ductile and sonorous। अब metals जो हैं ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। हार्ड एंड शाइनी सब्सटेंसेस होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, हीट के साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, उसे भी कंडक्ट करते हैं। दे आर मैलिएबल, डक्टाइल एंड सोनोरस। अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं, ये हम आगे चल के मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। मेटल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दे आर हार्ड मेटल्स एंड सॉफ्ट मेटल्स। हार्ड मेटल्स आर आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक एक्सेट्रा। Whereas soft metals are mercury, sodium, potassium, calcium and magnesium etc. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को हम दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटेंगे। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करें तो
they are malleable, ductile, they are good conductors of heat and electricity, they are sonorous, and they are generally in solid shape. Whereas अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स और वाटर आपस में रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं, मेटल और एयर आपस में रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाती है, मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, एंड जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स को. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. सबसे पहली है फिजिकल स्टेट. मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. एग्जाम्पल सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम. देयर आर द एक्सेप्शन टू दिस mercury and gallium. Mercury and gallium are the metals, but they are liquid at room temperature. Generally metals जो हैं उनका physical state solid रहता है, यानी कि they are solid at room temperature. उसके examples के तौर पे hard metals और soft metals दोनों ही solid state में पाए जाते हैं. But there are a few exceptions, that is mercury and gallium. ये दोनों जो metals हैं they are found in liquid state at room temperature. Now the second property is luster. Luster का simple सा मतलब होता है shine. Metals have a shiny surface called luster when freshly prepared. जैसे ही metals को freshly prepare किया जाता है तो उनका जो surface है ये काफ़ी shiny होता है, जिसे हम luster बोलते हैं. They have a quality of reflecting light from their surface and they can be polished. Metals की एक क्वालिटी होती है कि इनके सरफेस से लाइट इजीली रिफ्लेक्ट हो सकती है एंड इनके सरफेस को पॉलिश किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर शो दिस प्रॉपर्टी. गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जैसे मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं. Third property is malleability. Metals can be beaten into thin sheets. This property is called malleability. Metals जो हैं उन्हें हम thin sheets में break down कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं. This property is known as malleability. Due to this property, metals can be rolled into sheets. For example, aluminium, copper, जिंक कैन बी बीटन इनटू शीट्स. जैसा कि हम हमारे खाने को गर्म रखने के लिए उसे एल्यूमिनियम फॉयल में रैप करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ आवर स्वीट्स आर कवर्ड विद अ सिल्वर रैपिंग. तो बेसिकली एल्यूमिनियम और सिल्वर इन दोनों मेटल्स को बीट डाउन किया जाता है इनटू थिन शीट्स. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी. Fourth property is ductility. Metals can be drawn into thin wires. This property is known as ductility. जब हम metals को thin wires के shape में या thin wires के form में change कर पाएं, उस property को ductility बोला जाता है. For example, 100 gram of silver can be drawn into thin wire about 200 meter long. हमारी 100 ग्राम सिल्वर को हम 200 मीटर लंबी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज हार्डनेस. मेटल्स आर जनरली हार्ड. फॉर एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा. मेटल्स जो हैं ये जनरली बहुत हार्ड होते हैं, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा. देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस. Sodium and potassium are so soft that they can be cut with a knife. लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम. ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें हम एक नाइफ से भी कट कर सकते हैं. कंडक्शन. जनरली metals are good conductors of heat and electricity because they have free electrons.
इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं। यही कारण है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। सिल्वर एंड कॉपर आर टू बेस्ट कंडक्टर्स। सिल्वर और कॉपर दो बहुत अच्छे कंडक्टर्स में से हैं। रिलेटिवली लेड एंड बिस्मथ आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये दो एक्सेप्शंस हैं, लेड एंड बिस्मथ। ये दोनों मेटल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं। डेंसिटी, metals generally have a high density and they are heavy। metals के अंदर जो डेंसिटी है ये बहुत ज्यादा हाई होती है और ये बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। Iridium and osmium are the two metals that have high densities, whereas lithium is the metal that has low density। Melting and boiling point, metals usually have high melting and boiling point. For example, iron, cobalt, nickel. These metals have high melting and boiling point. Whereas tungsten has the highest melting point. Tungsten जो है ये हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स के कॉइल में यूज किया जाता है। This is the very reason because it has very high melting point. There are some exceptions to this as well. For example, most of the alkali metals have low melting and boiling point. Now, let's discuss some of the chemical properties of metals. Reaction of metals with oxygen. सबसे पहले metals अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए जाएं तो फिर क्या होता है? Almost all the metals react with oxygen to form metal oxides. Almost सारे metals जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और metal oxide बनाते हैं। But different metals react with oxygen at different intensities. But उनके intensity में difference आ सकता है। For example, sodium metal is always kept immersed in kerosene oil because when we keep it in open, it catches fire because of oxygen present in air. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सोडियम मेटल को हम हमेशा कैरोसिन में रखते हैं। रीजन बिहाइंड इट इज अगर हम उसे ओपन इन एयर रखेंगे तो वो इतना विगरस है कि वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर एयर। We have already discussed that oxides of metal are basic in nature and all the metals have different reactivity. So all of these metals combine with oxygen at different temperatures. Metal oxides basic in nature होते हैं और हर एक मेटर की अपनी एक अलग रिएक्टिविटी है, जिस वजह से ये सारे मेटल्स अलग अलग टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं। For example, sodium reaction with oxygen will form sodium oxide. Sodium जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा at room temperature, it will form sodium oxide. Reaction of metals with water. Metals react with water to produce metal oxide or metal hydroxide and hydrogen gas. Metals वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, वेयर एज हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। बट ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट इक्वल इंटेंसिटी। अगेन हर एक मेटल वाटर के साथ इक्वल इंटेंसिटी पे रिएक्ट नहीं करता। द मेटल्स विच आर वेरी रिएक्टिव कैन रिएक्ट इवन विद कोल्ड वाटर while other metals react with hot water with steam. जो metals बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, whereas most of the metals जो हैं उन्हें हॉट वाटर और स्टीमी वाटर के साथ ही रिएक्ट करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ देखें तो इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली विद पोटेशियम एंड वाटर
and calcium and water as well. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज किए जाएंगे. Reaction of metals with dilute acids. When a metal react with dilute acid, then a metal salt and hydrogen gas is formed. जैसे ही metals को किसी dilute acid के साथ react करवाया जाता है तो वो metal salt और hydrogen gas release करता है. Sodium, magnesium and zinc reacts with dilute hydrochloric acid to form their salts and hydrogen gas. सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक ये तीनों डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, वेयर एज अपना सॉल्ट फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम्स रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं. मैग्नीशियम reaction with hydrochloric acid will form magnesium chloride, whereas zinc's reaction with hydrochloric acid will form zinc chloride. Reaction of metals with salt solution. Salt solution के साथ reaction किस तरीके से होता है metal का? If a more reactive metal is put in the salt solution of a less reactive metal, more reactive metal will displace the less reactive metal from its salt solution. ज्यादा रिएक्टिव मेटल हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब इसके बारे में हमने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में भी पढ़ा था. नाउ फॉर एग्जांपल, रिएक्शन ऑफ कॉपर विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. कॉपर का रिएक्शन अगर हम देखें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ तो वो किस तरीके से फॉर्मेशन करेगा? If a piece of copper metal is placed in a colorless solution of silver, अगर कॉपर मेटल को सिल्वर नाइट्रेट के कलरलेस सॉल्यूशन में रखा जाएगा कुछ समय के लिए तो उसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा. Whereas the deposits of silver metal will be formed on the piece of copper. इस तरीके के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, because copper which is displaced by silver and silver nitrate solution will now be formed copper nitrate. Copper plus AgNO3, that is silver nitrate, which is a colorless solution, will be formed copper nitrate, that is a blue solution, and silver will be formed or released in the form of white deposits. Reaction of metals with chlorine. क्लोरीन के साथ metals एक आयनिक मेटल क्लोराइड बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं देन इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड. कैल्शियम को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं कैल्शियम क्लोराइड. सिमिलरली विद मैग्नीशियम एंड जिंक विच विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड रिस्पेक्टिवली. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन. Only few metals like sodium, potassium, calcium and magnesium react with hydrogen to form metal hydrides. जैसे कि सोडियम को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्राइड, वेयर एज कैल्शियम को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्राइड. यूजेस ऑफ मेटल्स. अब मेटल्स कहां कहां इस्तेमाल किए जाते हैं? शाइनी मेटल्स सच एज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर ऑफन यूज्ड इन डेकोरेटिव आर्ट, ज्वेलरी एंड कॉइन्स. जो भी जनरली हमारे शाइनी मेटल्स हैं उन्हें हम डेकोरेटिव आर्ट में, ज्वेलरी में और कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं. स्ट्रॉन्ग मेटल्स सच एज आयरन एंड मेटल अलॉयज सच एज स्टेनलेस स्टील are used to build huge, powerful, strong structures like ship, vehicles, cars, trucks, trains, etc. Zinc is used for galvanization to prevent rusting of iron, whereas iron is used in various automobiles and copper is used in making cable wires. चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले एलिमेंट्स की, नॉन मेटल्स.
Non-metals are the elements that are hard and soft but not shiny substances, that cannot conduct heat and electricity, that are not malleable, ductile and sonorous. नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि हार्ड और सॉफ्ट दोनों हो सकते हैं लेकिन शाइनी नहीं हो सकते, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, जो मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, फॉस्फोरस, ये तमाम नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं जो कि ये सारे प्रॉपर्टीज शो करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, इसको भी हमने दो कैटेगरीज में बांटा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज में नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड solid, liquid and gas, they can exist in any form. Whereas properties of non-metal, generally electronegative, do not react with water, form ionic compounds with metals. State of existence. Non-metals usually exist in three states of matter. However, most of them exist in gaseous form. Non-metals like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, argon, neon, helium, krypton, chlorine and fluorine are the ones that constitute in our surroundings. Non-metals usually तीन स्टेट में पाए जा सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में. बट ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो हैं ये गैशियस स्टेट में पाए जाते हैं. जैसे कि हमारा जो एयर है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आर्गन, नियॉन, हीलियम, ऐसे कई सारे गैसेस से भरा हुआ है. हार्डनेस. आउट ऑफ ऑल द नॉन मेटल्स only solids are expected to be hard. Sulfur and phosphorus both are quite soft, but diamond is very hard. Diamond is probably the hardest substance present on earth. Hardness. सारे metals generally solids ही hard metals माने जाते हैं. सल्फर एंड फॉस्फोरस ये दोनों बहुत सॉफ्ट मेटल्स हैं, पर डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड मेटल. डायमंड इज प्रोबेबली द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंटली नोन. सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस जो हमारे नोटिस में है दैट इज डायमंड. लस्टर. नॉन मेटल्स यूजुअली हैव नो शाइन सिंस दे हैव नो लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स which are responsible for luster. However, there are exceptions. Non-metals like diamond and iodine are lustrous in nature. Non-metals यूजुअली कोई तरीके की शाइन शो नहीं करते बिकॉज उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली अटैच्ड नहीं होते. बट इनके अंदर भी कुछ नॉन मेटल्स जैसे कि डायमंड और आयोडीन ये लस्टर शो करते हैं. तो बेसिकली ये दोनों इनके एक्सेप्शंस हैं. इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. नॉन मेटल्स इन जनरल are poor conductors of heat and electricity, but graphite is an exception. In fact, it is a very good conductor of electricity. Non-metals generally good conductors नहीं होते heat और electricity के, लेकिन graphite इसके अंदर भी एक exception है जो कि electricity और heat दोनों ही बहुत अच्छे से conduct कर सकता है. Malleability. Non-metals cannot be beaten into thin sheets in the way that metals can be. There is a weak force of attraction. As a result, they are quite brittle. Sulfur is a brittle element. It is hammered, it would break into pieces. Non-metals जो हैं उन्हें हम thin sheets में नहीं बना सकते metals की तरह, क्योंकि इनके अंदर जो force of attraction है वो बहुत weak होती है. सल्फर एक बहुत ब्रिटल एलिमेंट है.
अगर हम उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसको बीट करेंगे, तो वो पीसेस में टूट जाएगा। डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। नॉन मेटल्स जो है वो पतले वायर्स में ड्रॉ नहीं किए जा सकते। दे वुड ब्रेक वेदर बीइंग बीटन इनटू थिन शीट्स और ड्रॉन इनटू वायर्स। नॉन मेटल्स जो हैं इन्हें हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या तो ये टूट जाएंगे या फिर ये बिखर जाएंगे अगर हम इन्हें वायर्स में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो। सोनोरोसिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, दे प्रोड्यूस नो रिंगिंग साउंड व्हेन दे स्ट्रक ऑन द सरफेस। इनके अंदर किसी भी तरीके की रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती अगर ये सरफेस को टच करते हैं तो। नाउ लेट्स डिस्कस सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहली, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। All the non-metals react with oxygen to form acidic or neutral oxides. For example, carbon forms acidic carbon dioxide on reacting with oxygen. अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो that will form carbon dioxide. Whereas sulfur reacts with oxygen to form acidic sulfur dioxide. सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करें तो भी सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। मेटल्स जो भी हैं वो कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स एज वेल, दे डू नॉट displace hydrogen and form dilute acid because non-metals are electrons acceptors, so they cannot supply hydrogen ions, so they do not displace hydrogen from dilute acids. अब dilute acids के केस में नॉन मेटल्स किसी भी तरीके का रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर माना जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, तो एसिड फॉर्मेशन में उन्हें H+ आयन देना पड़ता है, तो वो उस तरीके की पोजीशन में नहीं रहते। दैट इज व्हाई दे कैन नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ अगर हम नॉन मेटल्स को रिएक्ट करवाएं तो इट विल फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड्स। फॉर एग्जांपल H2, हाइड्रोजन को अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराऊं तो इट विल फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराऊं तो इट विल फॉर्म फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। Non-metals react with hydrogen to form covalent hydrides. For example, H2 plus S, hydrogen sulfate, whereas nitrogen plus hydrogen, ammonia. Non-metals जो हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमें हमारे रेस्पिरेशन में मदद करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सिलेंडर्स इन हॉस्पिटल। क्लोरीन। क्लोरीन is useful in removing stains and color patches as a bleaching agent. It is also used in making graded plastic and insecticides. It also helps in purification of water. Helium. Helium is an inert gas which is used for scientific experiments. It is also used in balloons. हीलियम को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है और बलून्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन। आयोडीन हेल्प्स फ्रॉम थ्रोट इन्फेक्शंस एज वेल एज इट एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक ऑन वाउंड्स एंड कट्स। अब हम लोग बात करते हैं मेटेलॉइड्स की। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? इन द पीरियोडिक टेबल देयर कंटेन्स अ स्टेयर स्टेप लाइन. These elements are known as metalloids. The term oid means like or similar to. Elements in this group have properties of both metals and non-metals. अब हमारे periodic table में हमें एक stairs जैसा structure दिखाई देता है
जिसे हम मेटेलॉइड्स की कैटेगरी में डालते हैं। अब मेटल का मतलब तो हमें ऑलरेडी पता है, पीछे जो OID ऑइड लग जाता है उसका मतलब होता है लाइक और सिमिलर टू, यानी कि ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सम आर शाइनी, सम आर डल, दे कैन बी malleable and ductile and can also conduct heat and electricity but at a lesser level than metals। ये शाइनी भी हो सकते हैं, डल भी हो सकते हैं, malleable और डक्टाइल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो बेसिकली ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे मेटलॉइड्स के हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मेटलॉइड्स के हैं। फॉर एग्जाम्पल बोरोन, बोरोन जो है वो सोप्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है और फाइटर एयरक्राफ्ट्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। आर्सेनिक, आर्सेनिक इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, बट अगर इसे ज्यादा अमाउंट में लिया जाए तो इट कुड बी हार्मफुल। सिलिकन, सिलिकन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोटिव पार्ट्स। तो दीज आर अ वेरियस एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में। हाउ आर मेटल्स ऑब्टेन्ड? हमने अब तक मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का मतलब समझ लिया, लेकिन ये मेटल्स हमारे पास आते कहाँ से हैं या हमें मिलते कहाँ से हैं, ये सवाल हमारे लिए अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। एक बार इस चीज के बारे में जरा बात करते हैं। इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फेसेस प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ, and on these surfaces you will find out many interesting substances। हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप के सरफेसेस हैं। अगर आप बहुत दूर से ऊपर से इसे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अर्थ का काफी हिस्सा, काफी पोर्शन वाटर से ढका हुआ है, वेयरएज काफी हिस्सा लैंड से बना हुआ है। और जो लैंड है वो भी एक जैसी नहीं है, वो अलग अलग तरीके की लैंड है। तो ये सारे अलग अलग टाइप के सरफेसेस पे हमें बहुत अलग और इंटरेस्टिंग तरीके के सब्सटेंसेस मिलते हैं, जिन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। आर मिनरल्स एनीथिंग दैट अकर्स नेचुरली ऑन एंड अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज मिनरल। जो हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर या उसके आसपास में पाया जाता है या नेचुरली अकर करता है, दैट इज मिनरल। अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ 30% लैंड एंड 70% वाटर, and the types of minerals obtained from these two are different. Earth's surface consists of 30% of land and 70% of water. Different types of minerals are obtained from different types of surfaces. हमारे अर्थ का 30% पोर्शन लैंड है, whereas 70% पोर्शन वाटर है। अब ये दोनों अलग अलग टाइप के सरफेसेस अलग अलग टाइप के मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, सी वाटर के अंदर हमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। नाउ बोथ सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ मेटल्स, दैट इज सोडियम प्लस क्लोराइड एंड मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड। हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट मेटल्स? अब इन मेटल्स को निकाला कैसे जाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इज क्वाइट अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मिनरल ओर, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स कंटेन अ मेटल inside them which needs to be extracted out, and when a mineral contains a large amount of concentration of a particular metal, it becomes an ore which is also known as mineral ore। ज़्यादातर मिनरल्स जो हैं उनके अंदर मेटल्स होते हैं
और उन्हें हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी कि निकालना पड़ता है। और जब किसी भी मिनरल का कंटेंट ज़्यादा होता है, किसी भी मेटल का कंटेंट किसी भी मिनरल के अंदर ज़्यादा होता है, तो वो उस पर्टिकुलर मेटल की ओर मानी जाती है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मिनरल ओर। मेटल्स एंड द रिएक्टिविटी सीरीज। अब मेटल्स और रिएक्टिविटी सीरीज का आपस में क्या लेना देना है? Reactivity series in chemistry is an experimental, structural, and logical progression of series of metal in order of reactivity from highest to lowest. इस पूरी डेफिनेशन में इसका पूरा मतलब सम अप हो जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज हमारे केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल, स्ट्रक्चरल और लॉजिकल प्रोग्रेशन है मेटल्स का, यानी कि एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा लॉजिकली अरेंज किया जाने वाला सीरीज है ये मेटल्स का। इसमें मेटल्स को हाई रिएक्टिविटी से लो रिएक्टिविटी के बीच में अरेंज किया जाता है। टॉप मोस्ट मेटल्स जो हैं ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, और जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे वी आर टेंडिंग टू गो टूवर्ड्स लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। Metals found at the bottom of reactivity series are least reactive, and they are often found in the nature in free state such as gold, silver, copper, etc. जो भी मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के एकदम बॉटम में होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, एंड हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में, नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि इन्हें एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी चीज़ से अलग करने की ज़रूरत नहीं होती, ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सच मेटल्स इज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एक्सेट्रा। Metals found in the middle of reactivity series such as zinc, iron, lead, etc. are usually found in form of oxides, sulfides और carbonates। जो भी मिनरल्स मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं जैसे कि जिंक, लीड, आयरन एक्सेट्रा, ये हमेशा ऑक्साइड्स के, सल्फाइड्स के और कार्बोनेट्स के फॉर्म में होते हैं। Metals found at the top of reactivity series are never found in free state as they are very reactive। जो मेटल्स एकदम टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये कभी भी फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ये सारे मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। Many metals are found in the form of oxides because oxygen is abundant in nature and is very reactive। बहुत सारे मेटल्स ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से फैली हुई है, एंड दीज मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज such as soil, sand, stone, silicates, etc. from mined ore is known as concentration of ore। Concentration is done to remove impurities from ores। Concentration of ores is also known as enrichment of ores। Concentration of ore क्या है? जब भी हम किसी भी मिनरल ओर में से उसके अंदर की impurities को निकालते हैं, impurities such as soil, sand, stone, सिलिकेट्स एक्सेट्रा, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है, एंड कॉन्सेंट्रेशन इज डन टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर्स। ये कॉन्सेंट्रेशन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए किया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज ऑल्सो नोन एज एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। इसे एनरिचमेंट ऑफ ओर्स भी बोला जाता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर्स। ओर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है हमारा ये कॉन्सेंट्रेशन का प्रोसेस। इसके अंदर ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड फ्लोटेशन प्रोसेस एक्सेट्रा सब इन्वॉल्व्ड होता है। गैंग। ores that are mined out from earth contain contaminants with large amount of impurities including soil and sand etc. These are known as gangue, which must be removed from the ore before extraction of metal। extraction of metal हो जाने से पहले इन
इम्प्योरिटीज को या इन कंटेमिनेटेड चीज़ों को उस मेटल से, उस मिनरल से अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड दीज आर नोन एज गैंग। द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर are based on alternatives between physical and chemical properties of gangue and the ore। अब इन्हें अलग करने के लिए कौन सा मेथड, कौन सा प्रोसेस लगाना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर मिनरल या उस पर्टिकुलर गैंग की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मेटल्स को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जैसा कि हमें पता है कि ये मेटल्स कभी भी हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, इनकी ओर को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करके उसे मोल्टन फॉर्म में लाना पड़ता है, एंड उस मोल्टन ओर को हमें इलेक्ट्रोलाइसिस से अलग करना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑब्टेन हुआ प्योर मेटल हमें मिल जाता है। अगर हम बात करें मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी की, तो इसमें 2 तरीके के ओर्स इन्वॉल्व हैं। अगर तो वो मिनरल हमें कार्बोनेट ओर में मिल रहा है तो हमें उसका कैल्सिनेशन करना पड़ता है, वेयर एज अगर वो मिनरल हमें सल्फाइड ओर में मिल रहा है तो हमें उसका रोस्टिंग करना पड़ता है। अब ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या है हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों का एंड रिजल्ट क्या है कि वो मेटल का ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ मेटल बनते ही हम क्या करेंगे, उसके अंदर रिडक्शन रिएक्शन करवा देंगे, जिसके कारण की ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और वो मेटल प्योर फॉर्म में हमें अवेलेबल हो जाएगा। इफ वी टॉक अबाउट मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी, तो ये पाए जाते हैं सल्फाइड ओर्स के थ्रू, और जैसा कि हमें पता है सल्फाइड ओर्स में से पाए जाने वाले मेटल्स को हम रोस्टिंग के प्रोसेस से थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं। रोस्टिंग करने के बाद उस मेटल को ऑब्टेन किया जाता है और उसके बाद उस मेटल का प्योरिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि उसको क्लीनिंग करना, उसकी पॉलिशिंग करना, ये सारा कुछ शुरू हो जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। अब मेटल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। हाईली रिएक्टिव मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइसिस करके अलग किया जाता है। मिडल रिएक्टिव मेटल्स को उनके कार्बोनेट ओर्स और सल्फाइड ओर्स में से रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के प्रोसेस से अलग किया जाता है। उसके बाद वो मेटल ऑक्साइड्स बन जाते हैं और उन मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर दिया जाता है। लेस रिएक्टिव मेटल्स को नेटिव स्टेट में ही ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि ये सल्फाइड ओर्स के अंदर से बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग अलग हो जाते हैं और हमें प्योर मेटल मिल जाता है और उसे बाद में प्योरीफाई कर दिया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन लो रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव होते हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर्स। कॉपर और सिल्वर ये अपने सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर्स के अंदर से फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय द मेटल्स बाय हीटिंग देम अलोन। ऑक्साइड्स को हीट करने से इनके साथ का जो ऑक्सीजन है उसे हटाया जा सकता है, विच इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। वेयर एज व्हेन द ओर्स आर हीटेड इन एयर दे आर फर्स्ट converted into metal oxide. Further on heating, that metal is given in form of a pure metal. शुरुआत में वो मेटल हमेशा मेटल ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि हम एयर के प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करवाते हैं या हीट करते हैं, तो उस ऑक्सीजन को बाद में रिडक्शन के प्रोसेस से हटा दिया जाता है, एंड देन इवेंचुअली वी विल गेट द प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। Extraction of metals middle in reactivity series. Metals in the middle of reactivity series such as iron, lead, copper, etc. are moderately reactive. ये बहुत ज़्यादा reactive नहीं होते, हाँ, but moderately reactive होते हैं. They are usually present as sulfides and carbonate ores. Metal sulfides and carbonates are concentrated into metal oxides. As they are now easier to obtain in form of pure metal, the oxygen is reduced. Extraction of metals in high reactive series. Now, metals high in the reactivity series are very reactive. These metals are obtained by electrolytic reduction. ये electrolytic reduction के तौर पे हमें मिलते हैं. For example, sodium, magnesium,
कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड्स। ये क्लोराइड्स को इतना हीट कर देने पे कि वो मोल्टन फॉर्म में आ जाएं, उसको उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू अलग किया जाता है एंड इस प्रोसेस से हमें मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम जैसे मेटल्स ऑब्टेन होते हैं। कन्वर्जन ऑफ मेटल ओर्स इनटू ऑक्साइड्स। मेटल ओर्स को ऑक्साइड्स कैसे बनाया जा सकता है? इट इज इजी to obtain metals from their oxides, so ores found in the form of sulfide and carbonate are first converted into oxides by the processes known as roasting and calcination. मेटल्स को ऑक्साइड बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर मिनरल कौन से ओर से निकला है। दो तरीके के ओर से निकल सकते हैं ऐसे मिनरल्स, सल्फाइड ओर से एंड कार्बोनेट ओर से। सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर वाले मिनरल्स को सबसे पहले तो ऑक्साइड किया जाता है ताकि वो मेटल ऑक्साइड बन जाए। इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग कहा जाता है। और ये ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ये सबसे पहले जैसे ही हमें मिल जाते हैं हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं, इनको रिड्यूस कर देते हैं ताकि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हमें मिल जाए। रोस्टिंग, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड्स आर नोन एज रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है? सल्फाइड ओर को हीट करना ताकि मेटल ऑक्साइड मिल जाए, उस प्रोसेस को रोस्टिंग बोला जाता है। अगर हम बात करें कैल्सिनेशन की, तो हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर्स इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड्स इज नोन एज कैल्सिनेशन। कार्बोनेट ओर्स को जब हम हीट करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के अंदर ताकि वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। जैसा कि हम अब ऑलरेडी समझ चुके हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के एंड रिजल्ट के तौर पे हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा और उस मेटल ऑक्साइड को आगे हम रिडक्शन करवाएंगे। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इज बेसिकली हीटिंग ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स टू टर्न देम इनटू मेटल इज नोन एज रिडक्शन। जैसे ही हम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल को हीट करते हैं तो हमें एक मेटल मिल जाता है, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल मिल जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फेरस ऑक्साइड है हमारे पास, उसे जब हम रिड्यूस करवाएंगे तो हमें रिडक्शन प्रोसेस के एंड में प्योर फॉर्म ऑफ आयरन मिल जाएगा, वेयर एज ऑक्सीडेशन जो है ये हो जाएगा हमारे कार्बन का। तो बेसिकली कार्बन के साथ ऑक्सीजन उड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और हमें प्योर फॉर्म ऑफ आयरन जो है ये ऑब्टेन हो जाएगा। Refining of metals. Metals produced by various reduction processes described above are not very pure. They still contain some impurities which must be removed to obtain pure metals. ये metals जो हैं ये रिडक्शन के प्रोसेस के बाद भी पूरी तरीके से प्योर नहीं होते। They still may have some impurities जिन्हें हमें रिमूव करके इन्हें प्योर मेटल्स बनाना पड़ता है। The most widely used method of refining impure metals is electrolytic refining. Electrolytic refining सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है to refine these impure metals. Electrolytic refining अब होता क्या है? Many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold, etc. are refined electrolytically. In this process, impure metal is made the anode and the thin strip of pure metal is made the cathode. इस प्रोसेस के अंदर impure metal को हम एनोड बनाते हैं और उसके साथ एक थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल अटैच करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोरोजन के बारे में। Corrosion is wearing away of metals due to chemical reaction. Wearing away मतलब metals का समय के साथ खराब हो जाना ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एटमॉस्फेयर में कैसे केमिकल रिएक्शंस? यस, देयर आर एंड नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट हैपन इन एवरीडे लाइफ नेचुरली। ये उन्हीं का नतीजा होता है। मेनली इस रिएक्शन के पीछे कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व है? ऑक्सीडेशन। इस
ऑक्सीडेशन में बेसिकली होता क्या है, मेटल्स लूज देयर मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके कारण उन्हें मेटल बोला जाता है। ऑक्सीडेशन के साथ साथ जैसे जैसे वो वियर अवे हो जाते हैं यानी कि खराब हो जाते हैं तो उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज चली जाती है। अब ऐसा होता कैसे है या क्यों है? इट इज अ प्रोसेस वेयर मेटल्स आर अटैक्ड बाय मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा। यानी कि या तो उनके ऊपर किसी एसिड का अटैक होता है जो कि नेचुरली भी फॉर्म हो सकता है, जो कि केमिकली भी बन सकता है, या फिर मॉइस्चर के कारण हो सकता है। अब इसके क्या क्या नुकसान हैं? दिस कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू कार बॉडीज, शिप्स, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स एक्सेट्रा। जैसा कि आप फोटोज में देख पा रहे हैं, आयरन रेलिंग्स, ब्रिजेस और कार बॉडीज को कितना नुकसान पहुंच सकता है कोरोजन से। सम डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। हम सबने ऑब्जर्व किया होगा, कभी हमारे पास अगर सिल्वर कॉइन्स रहे हैं तो बाय द टाइम उनके ऊपर एक काले रंग की परत, एक ब्लैक लेयर जम जाती है। सेम चीज आपने कॉपर पाइप्स के साथ भी ऑब्जर्व की होगी। कॉपर पाइप्स पे बाय द टाइम ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। एंड आयरन तो हम सब यूज टू हैंग। आयरन बाय द टाइम मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके रस्ट कर जाता है, जंग लग जाता है। तो ये तीनों चीजें क्या हैं? बेसिकली ये तीनों चीजें अलग अलग एग्जांपल्स हैं कोरोजन की। Rusting of iron. When articles made of iron come in contact with moist air, oxygen present in moist air reacts with iron and forms a layer of iron oxide over them. Iron oxide is porous in nature, which falls after some time, and next layer of iron starts reacting with oxygen present in the moist air. रस्टिंग ऑफ आयरन का जो प्रोसेस है उसके अंदर बेसिकली हमारी जो आयरन है वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में जब आती है तो उस मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आने के बाद जो ऑक्सीजन उस एयर में प्रेजेंट होती है वो आयरन के साथ रिएक्ट करती है और आयरन ऑक्साइड बनाती है। अब आयरन ऑक्साइड जो है ये कुछ समय बाद गिर जाती है और उसके बाद अगली लेयर के ऊपर आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है। ये स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस जो है ये पूरे मेटेलिक ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है एंड दैट आयरन मेटल is converted into metallic oxide. Because of this process, that is conversion of iron into iron oxide after reaction with oxygen, whole article of iron is eaten up and gets destroyed. Iron oxide so formed is known as rust and this process is known as rusting of iron. अब ये जो प्रोसेस है आयरन का आयरन ऑक्साइड में बदल जाने का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मॉइस्ट एयर, इस प्रोसेस के कारण पूरा आयरन जो है दैट इज ईटन अप एंड इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। आयरन ऑक्साइड जो इस रिएक्शन के दौरान बनता है उसे रस्ट बोला जाता है और इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन बोला जाता है। रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर क्या रिएक्शन होता है? When iron reacts with water and oxygen, it forms iron hydroxide or ferric hydroxide. The ferric hydroxide after dehydration turns into ferric oxide. सिंपल सा रिएक्शन है, आयरन वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रस्ट का फॉर्मेशन करता है जिसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या रस्ट भी बोला जाता है। कंडीशंस फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। For rusting of iron, iron should come in contact with oxygen and water in abundance of anyone, that is water or oxygen, iron does not get rusted. सबसे पहली कंडीशन ही ये है कि आयरन को ऑक्सीजन और वाटर दोनों के कांटेक्ट में आना पड़ता है अगर उसके अंदर रस्टिंग होनी है तो। अगर वाटर और ऑक्सीजन में से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो आयरन को रस्ट नहीं लगेगा। Thus, when iron metals come in contact with moist air, it gets rusted. इसीलिए जब आयरन जो है वो moist air के कांटेक्ट में आता है तब उसमें रस्ट लग जाता है। And if there is no moisture present in air, iron would not be rusted. Hence, by preventing either oxygen or water to come in contact, we can prevent rusting of iron.
अगर हवा के अंदर कोई नमी मौजूद नहीं है, कोई मॉइस्चर मौजूद नहीं है, तो उस सिचुएशन में रस्टिंग पॉसिबल नहीं होती। तो इन केस ऑफ प्रिवेंटिंग आवर सेल्फ फ्रॉम रस्टिंग हमें क्या करना होता है, हमें या तो ऑक्सीजन या तो वाटर के कांटेक्ट में आने से हमारे आयरन के अप्लायंस को या प्रोडक्ट को बचाना होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, सिंस ऑक्सीजन एंड वाटर both are necessary for formation of ferric oxide, that is rust, by preventing either oxygen or water from coming in contact with iron, rusting can be prevented। जैसा कि हमें पता चला कि ऑक्सीजन और वाटर दोनों के कांटेक्ट में आने के बाद ही रस्टिंग पॉसिबल हो पाती है, तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें इन्हें किसी भी ऑक्सीजन या वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आने से बचाना होता है। There are many methods to prevent rusting of iron। आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। पेंटिंग, by painting the articles made of iron, rust can be prevented। Making a coat of paint over the articles made of iron prevent iron from coming in contact with moisture present in air and this prevent rusting। किसी भी आयरन से बने हुए आर्टिकल को पेंट कर देना रस्टिंग को प्रिवेंट करता है। हम लोग अगर उसके ऊपर एक कोट ऑफ पेंट फेर देते हैं तो वो आयरन का जो भी प्रोडक्ट है वो सीधा कांटेक्ट में आने से बच जाता है मॉइस्चर जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट है उससे। हैंस इट इवेंचुअली प्रिवेंट्स रस्टिंग। दिस इज द कॉज दैट ग्रिल्स, कार्स बॉडी, steel furniture, bridges of iron etc. and many other articles are painted at regular basis। इन्हें रेगुलर बेसिस पे पेंट किया जाता है ताकि रस्टिंग अवॉइड की जा सके। अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, अप्लाइंग a coat of grease or oil also prevents the articles made of iron to come in contact with moisture present in air। ग्रीस और ऑयल का एक कोट इनके ऊपर फेर देना ये मॉइस्चर जो भी है हमारे एयर में प्रेजेंट उससे कांटेक्ट में आने से बचाता है हमारे आयरन ऑब्जेक्ट्स को। एंड बाय अप्लाइंग अ कोट ऑफ ग्रीस और ऑयल रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो प्रिवेंटेड। दिस इज द कॉज दैट कोट ग्रीस इज अप्लाइड ओवर द चेन ऑफ साइकिल एंड मेनी अदर मशीन पार्ट्स विच प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग रस्टेड। यही कारण है कि हम साइकिल की चेन पे या और भी कई सारे मशीनरी के पार्ट्स के ऊपर ग्रीस अप्लाई करते हैं ताकि उसे रस्टिंग से प्रिवेंट किया जा सके। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ओवर आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन। आयरन से बने हुए आर्टिकल्स के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देना, एक परत चढ़ा देना गैल्वेनाइजेशन है। अ थिन लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन मेटल्स प्रिवेंट इट टू कम इनटू कांटेक्ट विद मॉइस्ट एयर एंड रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। बहुत पतली लेयर जिंक की किसी भी आयरन के मेटल के ऊपर उसे मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आने से बचाती है और उस प्रोसेस से रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। हाउएवर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, बट व्हेन जिंक कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ओवर इट which further prevents zinc to react with oxygen present on it। जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन जैसे ही जिंक जो है ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है एक पतली लेयर बन जाती है जिंक के ऊपर जो कि उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में मदद करता है। दिस इज द कॉज दैट पाइप्स यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई, बकेट्स मेड ऑफ आयरन एक्सेट्रा आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो भी आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम रेगुलर यूज में लेते हैं, चाहे वो वाटर सप्लाई के पाइप्स हों, चाहे वो बकेट ऑफ आयरन हो, इन्हें जिंक के साथ गैल्वेनाइज किया जाता है। टिन और क्रोमियम प्लेटिंग, डिपॉजिटिंग ऑफ अ लेयर ऑफ टिन और क्रोमियम ओवर आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन और एनी अदर मेटल इज कॉल्ड टिन और क्रोमियम प्लेटिंग। दिस layer of tin or chromium metal is deposited over iron by the process of electroplating। टिन और क्रोमियम जैसे मेटल्स को बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, इसके ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं। दिस लेयर ऑफ टिन और क्रोमियम
which are resistant to corrosion prevent articles made of iron to come in contact with moisture present in air. टिन और क्रोमियम की जो लेयर है ये आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर चढ़ा दी जाती है जो कि उसे कोरोजन से बचाते हैं. दिस इज द कॉज दैट मेनी आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन कम इन क्रोमियम और टिन प्लेटिंग सच एज साइकिल रिम, टिफिन बॉक्सेस, वाटर टैप्स एक्सेट्रा. बहुत सारे हमारे डेली यूज के आर्टिकल्स के ऊपर टिन या क्रोमियम का प्लेटिंग होता है, जैसे साइकिल के रिम हो गए, टिफिन बॉक्सेस हो गए, वाटर टैप्स हो गए, हैंडल्स ऑफ बाइसाइकिल्स हो गए, कार बम्पर हो गए. ये सारी चीजों के ऊपर टिन और क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है फॉर द वेरी सेम रीजन, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग. Alloying. Alloying is the process of making homogeneous mixture of two or more metals. Homogeneous mixture बनाया जाता है जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को कंबाइन करके उसे alloy बोला जाता है. Stainless steel is made by mixing of iron, chromium and nickel. जो stainless steel है वो आयरन, क्रोमियम और निकल तीनों को मिक्स करके बनाया जाता है. अलॉइंग जो है इससे भी रस्टिंग प्रिवेंट होती है एंड इट मेक्स आयरन कोरोजन रेजिस्टेंट. दिस कॉज दैट कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील विच इज एन अलॉय ऑफ आयरन. इसी कारण से जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स है वो स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं जो कि आयरन का एक अलॉय है. कोरोजन और टार्निशिंग ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का कोरोजन या टार्निशिंग क्या होता है? एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिंग देन आयरन. दस एल्यूमिनियम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्ट एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम जो है ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आते ही, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आते ही ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है एंड इट डिपॉजिट्स अ थिन लेयर ओवर इट. इसके ऊपर एक बहुत पतला लेयर इसका जमा हो जाता है. दिस थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेक्स अपीयरेंस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल डल, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. दस थिन layer of aluminum oxide prevents further corrosion of articles of aluminium. एल्यूमिनियम के ऊपर ये जो लेयर बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ये ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देता है. बट इसके ऊपर जमा हो जाने के कारण एल्यूमिनियम के जो भी ऑब्जेक्ट है उसका अपीयरेंस बहुत डल दिखने लगता है. Depositing of thin layer of aluminium oxide over aluminium metal after reaction with oxygen is known as corrosion of aluminium or tarnishing of aluminium. Corrosion of copper. When copper metal is exposed to air for long time, a green coat is deposited over it. जब कॉपर मेटल को हम एयर के साथ एक्सपोज करते हैं थोड़े ज्यादा वक्त के लिए, उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है विच मेक्स कॉपर टू अपीयर डल. दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन एयर. ये कॉपर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी के कारण होता है. बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन अ थिन लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट इज डिपॉजिटेड ओवर कॉपर मेटल. कॉपर कार्बोनेट के ऊपर थिन लेयर जो है वो डिपॉजिट की जाती है कॉपर मेटल की. यूजुअली वी सी कॉपर कॉइन्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ कॉपर बिकमिंग ग्रीनिश और ब्लैकिश आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ एक्सपोजर विद एटमॉस्फेयर. दिस इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ कॉपर और टार्निशिंग ऑफ कॉपर. कोरोजन ऑफ सिल्वर. When silver metal comes in contact with sulfur present in air, it becomes dull. This happens because of formation of layer of silver sulfide over silver metals. सिल्वर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो सल्फर प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में आते ही डल होने लगता है. ये क्यों होता है? बिकॉज उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर आनी शुरू हो जाती है जो सिल्वर मेटल को ब्लैकिश बना देता है. This corrosion is known as corrosion of silver and tarnishing of silver. Generally, ornaments, coins, etc. जो भी सिल्वर से बने हुए होते हैं एक वक्त के बाद वो भी
टार्निश होने लग जाते हैं या कोरोड होने लग जाते हैं, उनके ऊपर ब्लैक लेयर आनी शुरू हो जाती है। Alloy is a homogeneous mixture of two or more than two metals or non-metals. Alloying improves the quality of metal such as strength, resistance, corrosion, ductility, malleability, etc. अलॉय जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स का। अलॉयज इंप्रूव करते हैं मेटल की क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी एक्सेट्रा। Examples of a few alloys are stainless steel, which is an alloy of iron, chromium and nickel, जो इन सारे मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। इवेंचुअली ये आयरन की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है और उसे कोरोजन रेजिस्टेंट बना देता है। कार्बन इज मिक्स्ड विद आयरन टू मेक आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्गर। अब इसी दौरान कार्बन भी इसके अंदर मिक्स किया जाता है ताकि उसे हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। Bronze is the alloy of copper and tin. Bronze is made by mixing 88% copper and 12% tin. अब सबसे पहला और मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टील के बाद अलॉय ब्रॉन्ज है, जो कि बनाया जाता है कॉपर और टिन को मिक्स करके। ब्रॉन्ज बनाया जाता है 88% कॉपर और 12% टिन का इस्तेमाल करते हुए बाय मिक्सिंग टिन कॉपर मेटल विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग कोरोटेड। इसके अंदर टिन इसीलिए डाला जाता है ताकि इसे कोरोजन से बचाया जा सके। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था टिन एंड क्रोमियम प्लेटिंग के अंदर कि टिन और क्रोमियम मेटल्स की प्लेटिंग की जाती है अलग अलग मेटल्स के ऊपर ताकि उन्हें कोरोजन से बचाया जा सके। ब्रॉन्ज हैज बीन यूज्ड फॉर एंशिएंट टाइम। इट हैज बीन यूज्ड इन मेकिंग शिप पार्ट्स, सबमर्ज्ड बियरिंग्स एंड स्टैचूज एक्सेट्रा। ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हम काफी पुराने समय से करते आए हैं। इसका इस्तेमाल शिप के पार्ट्स बनाने में, सबमर्ज्ड एरियाज बनाने में और स्टैचूज बनाने में किया जाता है। ब्रास इज द अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। बाय मिक्सिंग जिंक, मैलिएबिलिटी ऑफ कॉपर इंक्रीजेस। ब्रास जो है ये कॉपर और जिंक का अलॉय है। अब कॉपर के साथ जिंक को ऐड कर देने से कॉपर की मैलिएबिलिटी बढ़ जाती है। सो ब्रास इज मोर मैलिएबल देन कॉपर। ब्रास इज ऑल्सो कोरोजन रेजिस्टेंट बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ जिंक। ब्रास जो है जिंक के मिल जाने के कारण एक तो हाईली मैलिएबल हो जाता है और कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाता है। ब्रास इज यूज्ड इन मेकिंग स्टैचूज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। इसे स्टैचूज बनाने में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में इस्तेमाल लिया जाता है। Alloying of gold. Gold is a very soft metal because of which mixing of jewelry is difficult. Hence, to increase its hardness, copper or silver is mixed with gold. Gold जो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल है जिसके कारण इसकी ज्वेलरी बना पाना, सिर्फ इससे ज्वेलरी बना पाना मुश्किल होता है। इसीलिए इसके अंदर सिल्वर या कॉपर में से कुछ ऐड ऑन किया जाता है ताकि इसकी हार्डनेस बढ़ाई जा सके। प्योर गोल्ड इज सेड टू बी ऑफ 24 कैरेट्स। Gold jewelries available in market are usually of 22 carats. This means 22 carat of gold contains 2% of copper or silver and 98% of gold. Amalgam. If alloys, one of the metal is mercury, then alloy is called amalgam. Amalgam is a homogeneous mixture of mercury and any other metal. अगर किसी भी अलॉय के अंदर मर्क्यूरी है तो उसे अमेलगम नाम दिया जाता है। अमेलगम इज बेसिकली द होमोजीनियस मिक्सचर जो कि एक मर्क्यूरी और किसी भी दूसरे मेटल के साथ बनाया जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलॉय। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट किसी भी अलॉय का इंक्रीज कर दिया जाता है। अलॉय हैज लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड लोअर मेल्टिंग पॉइंट